चलिए बच्चों, आगे चलते हैं। अभी हम सेमीकंडक्टर्स का प्रैक्टिस करते हैं। अगेन बड़ा सवाल इस तरह से है कि वो लगभग हर फॉर्मूले का ठीक ठाक रिविजन करा देंगे। हमने जब थ्योरी देखी थी तो हम ट्रांजिस्टर के बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं देख पाए थे, क्योंकि उसमें थ्योरेटिकल बातें जो होती हैं वो बहुत ऐसे मतलब हाई फाई टाइप जाती हैं। अब उसके लिए तो पूरा जो एक्चुअल लेक्चर ना वही काम आ पाता है। अब बाकी बचता है ट्रांजिस्टर के अंदर सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला। तो मैंने जानबूझ के ट्रांजिस्टर के सवाल थोड़े से ज़्यादा लिए हैं, जस्ट बिकॉज कि है ना उसमें सवाल ही हैं। अब हाँ, और तो क्या होता है, और जो बाकी थ्योरी है वो थोड़ी एग्जॉस्टिव रहती है। ठीक है, तो चलिए अपन मुद्दे पे आते हैं। हालांकि पहला वाला सवाल थोड़ा गलती से आ गया है, तो कम्युनिकेशन सिस्टम का, लेकिन अब यहाँ आ गया तो मैंने चलो कहा कि ले लेते हैं। सवाल क्या है? ए ऑडियो सिग्नल कंसिस्ट ऑफ टू डिस्टिंक्ट साउंड्स, one of human speech signal of frequency band 200 हर्ट्ज टू 2700 हर्ट्ज। बड़ा इंसान जो है उसकी साउंड जो है वो 200 हर्ट्ज से लेकर 2700 हर्ट्ज के बीच में है। इट्स ओके। कोई बड़ा म्यूजिक सिग्नल है और उसकी जो फ्रीक्वेंसी बैंड है, मतलब फ्रीक्वेंसी रेंज है, वो है 10,200 हर्ट्ज से लेकर 15,200 हर्ट्ज तक। ठीक है। द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल बैंडविड्थ रिक्वायर्ड टू सेंड बोथ द सिग्नल्स टुगेदर। दोनों सिग्नल्स को साथ साथ भेजने के लिए मुझे कितनी बैंडविड्थ चाहिए? बड़ा बैंडविड्थ मतलब एक्चुअली जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है और जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है उसके बीच का डिफरेंस। अच्छा, दोनों सिग्नल अगर भेजने हैं, ये दोनों भेजने हैं, तो मिनिमम ये हो गया, मैक्सिमम ये हो गया, तो डिफरेंस बेटा मेरे ख्याल से आ गया 15,000 हर्ट्ज। अगर दोनों सिग्नल अगर भेजने आपको, तो ये एक तरह से मेरे पास बैंडविड्थ है। ठीक है। टू द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड बैंडविड्थ फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू जस्ट सेंड ह्यूमन स्पीच। बेटा मुझसे रेशियो पूछा है, दोनों सिग्नल भेजूं उस केस में बैंडविड्थ कितनी आएगी, और सिर्फ इंसान का सिग्नल भेजूं उस केस में बैंडविड्थ कितनी आएगी, दोनों का रेशियो पूछा। इंसान का ही सिग्नल अगर भेजना है तो उस केस में बैंडविड्थ आएगी, सिर्फ यहां से तक की फ्रीक्वेंसी भेजनी है, तो ये मैक्सिमम ये मिनिमम माइनस किया तो दैट कम्स आउट बाय 2500 हर्ट्ज। मुझे इन दोनों का रेशियो पूछा है, बड़ा डिवाइड करेंगे, बड़ा 15,000 बटे 2500 बटा 150 बटे 25 6 आ जाएगा। बड़ा रेशियो मस्ट बी 6। दिस अपॉन दिस क्या कितना आ गया 6। इन दोनों का रेशियो पूछा है, ये बड़ा आपका आंसर है। आगे चले नेक्स्ट। अच्छा सवाल, कॉन्सेप्चुअल सवाल है बेटा। ठीक है। एक अननोन ट्रांजिस्टर नीड टू बी आइडेंटिफाइड, एनपीएन और पीएनपी बेटा। ठीक है। A multimeter with positive and negative terminals is used to measure the resistance between different terminals. If terminal 2 is the base of the transistor, then which of the following is correct option for PNP transistor? ठीक है, बनाते हैं बेटा, PNP ट्रांजिस्टर बनाते हैं। ये है P, ये है N, ये है P। ये जो N है इसके लिए पहले से बोल रखा है कि बेटा क्या है ये, इसको 2 बोल दिया, तो ऑफ कोर्स ये बड़ा आपका क्या हो गया है 1, और ये आपका हो जाएगा लेट्स बड़ा आपका 3। अब मुझे कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं। ठीक है। अगर मैं पॉजिटिव टर्मिनल लगाऊं 3 पे और नेगेटिव टर्मिनल लगाऊं 2 पे, पॉजिटिव टर्मिनल लगाऊं 3 पे और नेगेटिव टर्मिनल लगाऊं 2 पे, तो रेजिस्टेंस विल बी हाई। सोचते हैं बेटा, P को तुमने हायर पोटेंशियल पे और N को तुमने लोअर पोटेंशियल लगा दिया। P को अगर हायर पोटेंशियल और N को अगर लोअर पोटेंशियल लगा दिया तो फॉरवर्ड बाइसिंग हो गई। ये तो जो PN जंक्शन है उसकी डिप्लीशन लेयर की थिकनेस घटेगी और आपका रेजिस्टेंस घटेगा, रेजिस्टेंस कम होगा, जिसे हम डायनामिक रेजिस्टेंस वगैरह भी कहते हैं, रेजिस्टेंस घटेगा। तो बेटा ये तो गलत हो गया। एक मिनट बेटा, ये तो गलत हो गया। चलिए बेटा, पॉजिटिव टर्मिनल दे दें 2 पे और नेगेटिव टर्मिनल दे दें 3 पे। पॉजिटिव टर्मिनल दे देता हूं 2 पे और नेगेटिव टर्मिनल दे देता हूं 3 पे। तो इसका मतलब मैंने N को तो हायर पोटेंशियल और P को लोअर पोटेंशियल लगा दिया, तो मैंने एक तरीके से रिवर्स बायसिंग कर दी।
रिवर्स बायसिंग में तुम जानते हो डिप्लीशन रीजन जो उसकी थिकनेस बढ़ जाती है और आपका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। इसने बोल रखा है कि रेजिस्टेंस घट गया, तो ये तो गलत हो गया, तो दूसरा स्टेटमेंट भी बेटा आपका गलत हो गया। पॉजिटिव टर्मिनल 1 पे और नेगेटिव टर्मिनल 2 पे, पॉजिटिव बड़ा 1 पे और नेगेटिव 2 पे, P को हायर पोटेंशियल पे, N को लोअर पोटेंशियल, तो फॉरवर्ड बायसिंग होगी। फॉरवर्ड बायसिंग में बेटा रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है, इसमें रेजिस्टेंस हाई लिखा हुआ है, गलत हो गया बेटा। तो तीनों गलत है ना, ऑफ कोर्स चौथा सही है, बट फिर भी पढ़ लेते हैं। पॉजिटिव टर्मिनल 2 पे बेटा, पॉजिटिव टर्मिनल 2 पे और नेगेटिव टर्मिनल 1 पे, तो मैंने N को तो हायर पोटेंशियल पे, P को लोअर पोटेंशियल लगा दिया, तो मैंने रिवर्स बायसिंग कर दी। रिवर्स बायसिंग कर दिया तो बेटा ये डिप्लीशन रीजन की थिकनेस बढ़ती है और रेजिस्टेंस आपका बढ़ता है, तो रेजिस्टेंस आपका हाई होगा। बेटा डी आपका सही है। आगे चलें, अगला सवाल। बेटा जो सवाल मैंने लिखा है एग्जैक्टली ऐसा सवाल बेटा जेईई मेन के अंदर पूछ रखा है, ठीक है। इन द सर्किट इफ द फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप ऑफ डायोड इज 0.5 वोल्ट। मैं आपको लिखा चुका हूं, समझा चुका हूं कि जो आइडियल डायोड है ना उसके अक्रॉस तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 रहता है अगर उसको फॉरवर्ड बायस कर रखा है तो, है ना। लेकिन अगर आपके पास नॉन आइडियल डायोड है तो कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस भी हो सकता है। अब मैंने इस डायोड को फॉरवर्ड बायसिंग कर रखी है, हायर पोटेंशियल इस तरफ, लोअर पोटेंशियल इस तरफ, और यहां से यहां तक ये नॉन आइडियल है, इसलिए बेटा वोल्टेज का कोई ना कोई ड्रॉप है 0.5 वोल्ट। ये हमेशा नहीं लेना बेटा, ये हमें सिर्फ और सिर्फ तब लेना जब सवाल के अंदर मैं दे रखा हूं कि हाँ भाई आपका जो डायोड है वो नॉन आइडियल है और उसके अक्रॉस ये पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। अदरवाइज तो बेटा हम उसको आइडियल ही मानेंगे और पोटेंशियल डिफरेंस 0 मानेंगे। मुझसे क्या पूछा है, सर्किट में करंट पूछा है, बता देंगे। सर्किट में करंट पता करने के लिए हमेशा रेजिस्टेंस के आजू बाजू पोटेंशियल लिख देंगे। यहां का पोटेंशियल 0 तो बेटा यहां का पोटेंशियल 8 वोल्ट, यहां से तक 0.75 वोल्ट ड्रॉप होगा तो यहां का पोटेंशियल हो गया 7.5 वोल्ट, यहां का पोटेंशियल 0 तो यहां का पोटेंशियल 0। करंट आएगा बेटा आपके पास इस रेजिस्टेंस में ऐसे, और उस करंट की जो वैल्यू आएगी बेटा दैट विल बी 7.5 वोल्ट्स डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। बेटा रेजिस्टेंस इज 2.2 इंटू 10⁻³ ohms, ठीक है बेटा। 7.5 अपॉन 2.2 बेटा मेरे ख्याल से 3 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा ना, तो 3 पॉइंट समथिंग तो यही है, 3.4 मिलियन। बेटा बाकी बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, ठीक है, क्योंकि 2.2 इंटू 4 तो 8.8 हो जाएगा और 3 हो जाएगा तो 6.6, तो बेटा ऑफ कोर्स 3 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। 3 पॉइंट समथिंग को सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है। आगे चलते हैं। अच्छा सा सवाल, ऐसे बेटा फर्जी सी लैंग्वेज है, बाकी सवाल में ऐसी कोई बात है नहीं जो ना हो हमसे, ठीक है। बस वो थोड़ा सा सवाल थोड़ा सा ऐसे अजीब से बनाने की कोशिश की गई है। बाकी सवाल में जो कॉन्सेप्ट्स वगैरह हैं वो तो आसान आसान से हैं, और ख़ास तौर से हमारे पीएन जंक्शन वगैरह की, पीएन डायोड वगैरह के सिंपल कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल है। वैसे सवाल में कुछ बातें ना ऐसे मतलब लिखनी चाहिए थी, वो उन्होंने नहीं लिखी है कि इनपुट कौन सा है, आउटपुट कौन सा है वगैरह। ए साइनोसॉइडल वोल्टेज ऑफ एम्पलीट्यूड 15 वोल्ट इज कनेक्टेड बिटवीन इनपुट टर्मिनल्स। बड़ा ये इनपुट टर्मिनल्स है, इधर वाला है, जो इधर वाला है ये बड़ा आपका इनपुट टर्मिनल है। एज शोन अज्यूम दैट डायोड्स आर आइडियल। बड़ा डायोड आइडियल है, उनके अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, ठीक है। फॉरवर्ड बायसिंग में बेटा वो शॉर्ट वायर की तरह बिहेव करेगा, और रिवर्स बायसिंग में वो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस की तरह या फिर ब्रोकन वायर की तरह बिहेव करेगा। इन द आउटपुट वेव फॉर्म, बेटा जो आउटपुट है ये बेटा मेरा इधर वाला है, ठीक है बेटा। सोचते हैं क्या क्या बातें। पॉजिटिव पीक्स ऑफ द इनपुट विल बी क्लिप्ड एट +12 वोल्ट एंड नेगेटिव पीक्स विल बी क्लिप्ड एट -6 वोल्ट। मतलब आउटपुट के अंदर जो पॉजिटिव वाली चीजें हैं वो कब स्टार्ट होंगी और नेगेटिव वाली चीजें कब स्टार्ट होंगी, बेटा ये मुझसे पूछा गया। अब सोचते हैं बेटा, इनपुट वोल्टेज बढ़ते 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 एक बार मान लो जैसे ही 12 हुआ तो क्या होगा, यहां का पोटेंशियल 0, यहां का पोटेंशियल 12, ठीक है। यहां से बेटा 12 बढ़ा तो यहां का भी 12, यहां का 0, यहां का 0, यहां से बेटा 12 वोल्टेज बढ़ेगा तो ये बेटा आपका 12।
अब ये वाला पोटेंशियल जैसे ही 12 से 13, 14, 15, 16, 17, 18 होगा तो ये वाला तो आपका हो जाएगा फॉरवर्ड बायस। यहां का पोटेंशियल बड़ा 12 वोल्ट, यहां का पोटेंशियल बड़ा आपके पास कितना -6 वोल्ट। तो ऑब्वियस बात है कि बेटा ये आपका रिवर्स बायस हो गया, कोई भी करंट यहां से नहीं जाएगा। जो पोटेंशियल डिफरेंस यहां से तक है बेटा वही पोटेंशियल डिफरेंस आपका यहां से तक है। तो 12 वोल्टेज पर, जस्ट 12 वोल्टेज पर ये आपका फॉरवर्ड बायस होना स्टार्ट हो गया और इधर से करंट जाना आपका स्टार्ट हो गया। 12 वोल्ट से जब छोटा था तब तो कोई करंट वगैरह नहीं जा रहा था, ठीक। तो 12 वोल्टेज से जैसे आप ज्यादा करोगे बड़ा यहां पर लगातार पोटेंशियल वैसे 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 लगातार बढ़ते जाएंगे। 13 करोगे बड़ा तभी पोटेंशियल बढ़ेगा, 14 करोगे और बढ़ेंगे, 15 करोगे और बढ़ेंगे, 16 करोगे और बढ़ेंगे। तो पॉजिटिव साइड के अंदर आपके पोटेंशियल आउटपुट में बढ़ना तब स्टार्ट होंगे जब यहां का पोटेंशियल बढ़ते बढ़ते बड़ा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाली बात तो बड़ा मुझे काफी हद तक सही लग रही है। अच्छा -6 करेंगे तो क्या होगा, सोचते हैं बेटा। अगर मैं यहां का पोटेंशियल -6 कर दूं, मतलब यहां का पोटेंशियल 0, यहां का पोटेंशियल -6, यहां का पोटेंशियल -6, यहां का पोटेंशियल 0, बड़ा यहां का पोटेंशियल 12, यहां का पोटेंशियल 12 वोल्ट, यहां का पोटेंशियल -6 वोल्ट। तो ये तो हो गया आपका रिवर्स बायस। ये तो बेटा आपका डायोड करंट जाने देगा ही नहीं। हाँ, यहां जरूर कुछ मामला बन जाएगा। ये आपका आ गया -6, बेटा यहां का पोटेंशियल 0, यहां से यहां जाऊंगा तो बेटा यहां का कितना हो गया, -6। -6 से अगर तूने हल्का सा भी पोटेंशियल अगर कम किया, अब बेटा यहां से करंट जाना हो जाएगा स्टार्ट, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है यहां से तक वही पोटेंशियल डिफरेंस यहां से आता है। तो यहां पर नेगेटिव पोटेंशियल होना तब स्टार्ट होगा जब यहां का पोटेंशियल -6 वोल्ट या उससे नीचे आएगा। आउटपुट पर पॉजिटिव पोटेंशियल आना तब स्टार्ट होगा जब यहां से तक का पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट या उससे आगे जाएगा। तो बड़ा ये अपना सीधा सा फंड है, ठीक है। तो आप इस बात को बड़ा समझ गए होंगे कि बेटा कब कब कौन सा बड़ा रिवर्स बायसिंग में और क्या कहते हैं बेटा फॉरवर्ड बायसिंग में कैसे कैसे दोनों के दोनों काम कर रहे हैं। आगे वाले ऑप्शंस पढ़ने की बड़ा जरूरत नहीं पड़ी, ऐसे काम चल रहा। आगे चलते हैं, बड़ा एक सवाल और, ये सवाल थोड़ा सा बड़ा टफर साइड का है। हालांकि सवाल में एक इन्फो मिसिंग है जो मैं लिख देता हूँ, थोड़ा मैं लिख देता हूँ। आउटपुट रेजिस्टेंस रिमेन अनचेंज्ड। बाकी बड़ा अपन सवाल समझेंगे तो सब हो जाएगा देता है। बड़ा एक कॉमन एमिटर एम्पलीफायर है और उसका वोल्टेज गेन मुझे दे रखा है G, ठीक है बेटा। ये बड़ा मेरे पास कॉमन एमिटर वाला मामला है। ये बड़ा आपके पास इधर वाला इनपुट, बड़ा इधर वाला आपका आउटपुट। इधर से बड़ा बेस करंट आया, इधर से बड़ा मान लो आपका कलेक्टर करंट आया, इधर से आपका एमिटर करंट गया, है ना। एमिटर आपका कॉमन है इनपुट में और आउटपुट में। पूरा एक्चुअल डायग्राम नहीं बना रहा बेटा, इतना ही काफी है। ये इनपुट है, ये आपका आउटपुट है, ठीक है। वोल्टेज गेन जो है वो G है एंड ट्रांजिस्टर हैज ए ट्रांस कंडक्टेंस 0.03 MHO एंड करंट गेन 25। हो सकता है बड़ा ट्रांस कंडक्टेंस किसी किसी बच्चे को ना पता हो, हालांकि मैंने एक्चुअल क्लास के अंदर बता रखा है। ना पता रखा हो तो अब सुन लेना। सबसे पहली बात, करंट गेन। बेटा करंट गेन इज इन दिस केस बीटा। इस केस में जो करंट गेन काम आता है वो बीटा आता है। सर क्यों? बेटा देखो, इस बार ये इनपुट है और ये आउटपुट है। आउटपुट का करंट अपॉन इनपुट का करंट, और मेरे बच्चे पहले से जानते हैं कि IC अपॉन IB जो है वही तो हमारा बीटा होता है, और IC अपॉन IE हमारा अल्फा होता है। तो बड़ा मेरे ख्याल से ये आ गया आपके पास बड़ा कितना 25, ठीक है, ये तो सही बात है। ट्रांस कंडक्टेंस जो है वो 0.03 MHz। सर ये ट्रांस कंडक्टेंस क्या है? बड़ा ट्रांस कंडक्टेंस होती है आउटपुट का करंट डिवाइड बाय इनपुट का वोल्टेज। कंडक्टेंस क्या होती है? करंट अपॉन वोल्टेज, और ट्रांस का मतलब होता है इधर उधर का, इधर उधर का, ऐसे याद कर सकते हो। तो आउटपुट का तो करंट और इनपुट का वोल्टेज। आउटपुट का करंट तो ठीक है बेटा, इनपुट का जो वोल्टेज है आप उसे बोल सकते हो इनपुट का तो करंट और इनपुट का रेजिस्टेंस।
ये जो बड़ा आई सी अपॉन आई बी है, ये तो हमारा बीटा ही हो गया, तो बड़ा दैट इज बीटा अपॉन इनपुट रेजिस्टेंस। ठीक है ना। ट्रांस कंडक्टेंस मुझे दे रखा है 0.03 MHO, दैट इज बीटा, बड़ा बीटा है आपका 25 अपॉन इनपुट रेजिस्टेंस। इससे मेरे पास इनपुट रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है बड़ा वो आ गई है कितनी, 2500 अपॉन 3 ohms। सर ये वोल्टेज गेन क्या है, बड़ा वोल्टेज गेन है, वैसे जी दे रखा है, वोल्टेज गेन का मतलब है आउटपुट का वोल्टेज अपॉन इनपुट का वोल्टेज। ठीक है, आउटपुट का वोल्टेज इज ऑफ कोर्स आउटपुट का करंट, आउटपुट का रेजिस्टेंस, इनपुट का वोल्टेज मतलब बेटा इनपुट का करंट और इनपुट का रेजिस्टेंस। ये आई सी अपॉन आई बी बेटा हम पहले से जानते हैं, ये तो बड़ा बीटा है बेटा, दैट इज इक्वल्स टू बीटा टाइम्स आर आउटपुट अपॉन आर इनपुट। वैसे चीजें डायरेक्ट भी याद रख सकते हो बेटा। हमारे पास जी की वैल्यू आ गई 25 टाइम्स आर आउटपुट अपॉन आर इनपुट। आर इनपुट कितना है हम निकाल चुके बेटा शायद पहले से, इससे हमारे पास आउटपुट का जो रेजिस्टेंस है बड़ा वो बड़े आराम से आ गया, बड़ा मेरे ख्याल से 25 से 25 100/3 आ गया हुआ। एक बार चेक करें बड़ा कैलकुलेशन, हाँ 100/3 जी भी है इसके अंदर, 100/3 जी चेक करें बड़ा 25 हाँ 100 ठीक। अब मैंने क्या किया, इफ द अबोव ट्रांजिस्टर इज रिप्लेस्ड विथ अनदर वन विथ ट्रांस कंडक्टेंस दिस, बड़ा इस ट्रांजिस्टर को मैंने दूसरे ट्रांजिस्टर से रिप्लेस किया जिसका ट्रांस कंडक्टेंस ये है और करंट गेन ये है, लेकिन उसका आउटपुट रेजिस्टेंस वही है, ये सवाल के अंदर लिखा हुआ है। तो मुझसे पूछा कि अब वोल्टेज गेन कितना होगा। अब आप कह सकते हो कि सर नया वाला जो वोल्टेज गेन होगा, मैं जी डैश लिख दूं इसको, दैट विल बी फॉर्मूला में पता ही है, बीटा आर आउटपुट अपॉन आर इनपुट, नया वाला बीटा आर आउटपुट अपॉन आर इनपुट। बेटा इस बार आर आउटपुट तो वही रहेगा, आर इनपुट मुझे निकालना पड़ेगा। नया वाला बीटा, बेटा कहाँ गया नया वाला बीटा, बीटा नया वाला है 20, आर आउटपुट बेटा मेरे पास है 100G/3, ये अनचेंज्ड है। सर मैं ये आर इनपुट कैसे निकालूंगा, बेटा आर इनपुट शायद तो ट्रांस कंडक्टेंस वाले फॉर्मूले से निकाल लेगा। हमें पता है कि ट्रांस कंडक्टेंस जो फॉर्मूला आया है बेटा उसकी वैल्यू देखना बेटा कितनी है 0.02। हमने थोड़ी देर पहले वैसे ढंग से देखा था कि ट्रांस कंडक्टेंस क्या होती है, बेटा ट्रांस कंडक्टेंस सिंपली आई बीटा अपॉन इनपुट रेजिस्टेंस। नया वाला बीटा है बेटा 20 अपॉन इनपुट का रेजिस्टेंस। इस बार नया वाला जो इनपुट का रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू आ गई बेटा 20 अपॉन 0.02। बड़ा देखना 20 अपॉन 0.02, ये बड़ा मेरा नया वाला जी आ गया। 20 से बड़ा 20 कैंसिल हो गया, ये बड़ा पॉइंटों से कैंसिल हो गया, दैट कम्स आउट टू बी 2G/3। देयर मस्ट बी सम ऑप्शन लाइक दैट। हाँ बेटा नया वाला वोल्टेज गेन आपके पास है, ठीक है बेटा। सवाल बेटा फॉर्मूले थोड़े ठीक ठाक बन गए, ठीक है। ये वाला भी याद रख सकते हो ट्रांस कंडक्टेंस का, ये बेटा आपको पहले से याद रहता है, और एक बड़ा ही आपका वोल्टेज गेन वाला फॉर्मूला, ठीक है। जिसमें से ट्रांस कंडक्टेंस वाला जो फॉर्मूला है ना, इस पर आज तक कभी जे ने कोई सवाल नहीं पूछा है, तो ये आप ना भी याद रखो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस पर आज तक नहीं पूछा है, बट ये तो हमारे काम के, ठीक है। समझ गया इस बात को, है ना, अच्छा लगा हो, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज और बड़ा बढ़िया सवाल, आराम से इत्मीनान से करते हैं, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है। मुझे पता है कि मेरे बच्चे इस तरह के सवालों से डरते हैं, घबराते हैं, तो मैं तो आराम से करा रहा हूँ यार। द इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ ए सिलिकॉन ट्रांजिस्टर इज 100 ohm, ठीक है। द बेस करंट इज चेंज्ड बाई 40 माइक्रो एम्पियर विच रिजल्ट्स इन चेंज इन कलेक्टर करंट बाई 2 मिली एम्पियर।
द ट्रांजिस्टर इज यूज्ड एज कॉमन एमिटर एम्पलीफायर। अच्छा, एमिटर कॉमन है तो इधर से बेस आ गया, इधर से आपका कलेक्टर आ गया, ये आपका बेस करंट, ये आपका कलेक्टर करंट और ये एमिटर आपका कॉमन है। बेटा पूरा डायग्राम नहीं रहा, ठीक है। ये इधर जो लेफ्ट में है ये आपका इनपुट है, ये जो राइट में है बेटा ये आपका आउटपुट है। मैं तो सवाल कर रहा हूँ ना, मैं कौन सा बेटा थ्योरी समझा रहा हूँ, तो मैं तो है ना ऐसे छोटे से डायग्राम से काम चला लेता हूँ, ठीक है, जो पूरा बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है बेटा, इनपुट रेजिस्टेंस जो है वो आपका 100 ओम है, ठीक है। और इफ द बेस करंट चेंजेस बाय 40 माइक्रो एम्पियर, अगर बेस करंट के अंदर चेंज 40 माइक्रो एम्पियर है, रिजल्ट्स इन चेंज इन कलेक्टर करंट, तो कलेक्टर करंट के अंदर जो चेंज है वो आपका 2 मिली एम्पियर है। बट हम यहां पर बीटा डिफाइन कर सकते हैं। वैसे बीटा होता है कलेक्टर करंट अपॉन बेस करंट, लेकिन हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि चेंज इन कलेक्टर करंट अपॉन चेंज इन बेस करंट। अगर किसी में से बीटा अगर पूछा होता तो मुझे बेटा सिर्फ और सिर्फ डिवाइड करना था 2 इंटू 10⁻³ अपॉन 40 इंटू 10⁻⁻6। बेटा दैट कम्स आउट टू बी 2000 कितनी 50 आई क्या? खैर पता नहीं, पूछा नहीं पूछा, आगे चलते हैं। द ट्रांजिस्टर इज यूज्ड एज कॉमन एमिटर एम्पलीफायर विथ लोड रेजिस्टेंस दिस मच। लोड रेजिस्टेंस मतलब एक तरीके से हमारे पास जो आउटपुट है उसका रेजिस्टेंस, दैट इज 4000। मुझसे पूछा वोल्टेज गेन कितना होगा, मैं आपको फॉर्मूला समझा चुका हूं बेटा। वोल्टेज गेन का मतलब होता है आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेज आपके पास होता है आउटपुट का करंट इंटू आउटपुट का रेजिस्टेंस। इनपुट करंट वोल्टेज होगा इनपुट का करंट, बेटा ये इनपुट मल्टीप्लाइड बाय इनपुट का रेजिस्टेंस। ये IC अपॉन IB जो है ये बेटा आपके पास है बीटा R आउटपुट अपॉन R इनपुट। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, याद रख सकते हो। आपको बेटा सिर्फ उसे वैल्यूज रखनी है। बीटा तुमने बड़ी मेहनत से निकाला है 50 क्या था, इंटू R आउटपुट बेटा 4000 ओम, R इनपुट 100 ओम, बेटा कितना आ गया 2000। इनपुट वोल्टेज के मुकाबले आउटपुट वोल्टेज जो होगा वो 2000 टाइम्स होगा। ये हमारा आंसर आ चुका है। मैं एक छोटी सी बात और बोल दूं बेटा, एक टर्म और भी आएगी, उसे हम बोलेंगे पावर गेन। पावर गेन का मतलब होगा पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट, और उसके फॉर्मूले में आ जाएगा बीटा स्क्वायर टाइम्स R आउटपुट अपॉन R इनपुट। लो बेटा, ठीक है। तो कभी अगर पावर आउटपुट में पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट का अगर रेशियो पूछ ले तो बीटा स्क्वायर टाइम्स R आउटपुट अपॉन R इनपुट। मैंने बड़ा जानबूझ के फॉर्मूला इसलिए लिखा है क्योंकि कोई सवाल मेरे प्रैक्टिस सेशन में ऐसा था नहीं जिसमें पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट का रेशियो पूछा हो, मतलब पावर गेन पूछा हो। तो मुझे लगा कि मैं इसी फॉर्मूले से ये वाली बात भी आपको याद करा देता हूँ। तो अगर आपसे अगर वोल्टेज गेन पूछें तो बीटा टाइम्स R आउटपुट अपॉन R इनपुट, और अगर आपसे कोई पावर गेन पूछें कि पावर कितने टाइम्स हो गया है आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, तो बीटा स्क्वायर टाइम्स R आउटपुट अपॉन R इनपुट। ऐसे कर देना, हमारा सारा का सारा काम बड़े आराम से बन जाएगा। आगे चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट इज the AC current gain in a transistor is beta is equals to 90 if the common emitter configuration. What will the change in emitter current for a change of 0.5 milliampere in base current? बड़ा फिर से कॉमन एमिटर वाला ही मामला है। ये बड़ा आपके पास बेस करंट है, ये आपके पास कलेक्टर करंट है। बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू एमिटर करंट, ठीक है। मुझे बीटा दे रखा है 19, इसका मतलब बीटा इज IC अपॉन IB। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं चेंज इन कलेक्टर करंट अपॉन चेंज इन बेस करंट एंड इट इज 19। ओके, इट्स ओके, नॉट एन इश्यू। मुझे बोला गया है कि बेस करंट जो है वो मैंने 0.5 मिली एम्पेयर चेंज कर दिया है।
तो ऑफ कोर्स कलेक्टर करंट भी चेंज हो जाएगा 19 इंटू 0.4 मिली एम्पियर। ठीक है, कितना 7.6। ठीक है, मुझसे पूछा है, क्या पूछा है, फाइंड द चेंज इन एमिटर करंट। एमिटर करंट में कितना चेंज होगा। हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि एमिटर करंट इज बेसिकली IC प्लस IB। IC प्लस IB इज इक्वल्स टू IE। मैं कह सकता हूं कि चेंज इन एमिटर करंट इज बेसिकली चेंज इन कलेक्टर करंट प्लस चेंज इन बेस करंट। चेंज इन कलेक्टर करंट मेरे पास 7.6 मिली एम्पियर आया है। बेस करंट में मेरे पास चेंज बड़ा कितना 0.4 मिली एम्पियर आया है। तो ऑफ कोर्स एमिटर करंट में चेंज जो है आपके पास 8 मिली एम्पियर है। देयर मस्ट बी सम ऑप्शन लाइक दैट, द ऑप्शन इज सी। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। अगेन एक ट्रांजिस्टर का अच्छा सा सवाल सुनिएगा, आराम से इत्मीनान से बनने वाला सा सवाल है, बट सीखने लायक कुछ बातें बेटा इसके अंदर। फॉर ए गिवन कॉमन एमिटर बायसिंग सर्किट, बेटा एमिटर जो है वो कॉमन है, लेफ्ट में आपका इनपुट है, राइट में आपका एक तरीके से आउटपुट है। द वोल्टेज अक्रॉस कलेक्टर एमिटर इज 12 वोल्ट। बेटा कलेक्टर से एमिटर तक ये 12 वोल्ट का चेंज है। ठीक है, इट्स ओके, नॉट एन इशू। ठीक है, एंड द करंट गेन इज 100। करंट गेन जो है वो 100 है, मतलब ये जो बेस करंट है इसके मुकाबले बेटा कलेक्टर करंट जो है वो एक तरीके से 100 टाइम्स है। अगेन इट मेक्स सेंस, नॉट एन इशू। ठीक है, आपका जो बेस करंट है बड़ा वो आपके पास 0.04 मिली एम्पियर है। तो ऑफ कोर्स कलेक्टर करंट जो होगा वो इसका 100 टाइम्स होगा, इसका 100 टाइम्स हो जाएगा 4 मिली एम्पियर। देन फाइंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ कलेक्टर रेजिस्टेंस। ये बड़ा जो RC ना मुझसे ये पूछा है, बता देंगे। ये बड़ा 20 वोल्ट में यहां पर लगा रखा है। यहां का पोटेंशियल 0, तो बड़ा यहां का पोटेंशियल 0, यहां का पोटेंशियल 0, तो यहां का पोटेंशियल 20 वोल्ट, यहां का पोटेंशियल भी 20 वोल्ट। यहां से यहां 12 वोल्ट का चेंज हुआ, प्लस यहां से यहां तक चेंज हुआ है IC इंटू RC। ये जो चेंज है ये 20 वोल्ट के बराबर होना चाहिए। तो मेरे पास आ गया IC इंटू RC इज इक्वल्स टू 8 वोल्ट। मेरे पास RC आ गया 8 डिवाइड बाई कलेक्टर करंट कितना है। कलेक्टर करंट तो बेस करंट से 100 गुना है, दैट इज 4 मिली एम्पियर। मिली मतलब बेटा ऑफ कोर्स 1000। आई थिंक बेटा दिस कम्स आउट विद 2000। बड़ा 2000 ओम आपका ये जो RC है ये होना चाहिए। देयर मस्ट बी सम ऑप्शन लाइक दैट। यस, द ऑप्शन इज डी। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ गए होंगे, कोई बहुत बड़ा सा टास्क था नहीं। आगे चलिए, आगे चलिए। नेक्स्ट इज, ये बड़ा कुछ कॉम्बिनेशन दे रखे है ना, और पूछा है कि फाइनल लॉजिक गेट जो बनेगा वो कैसा बनेगा। बनाते ए आया, ये बड़ा एक नॉट गेट लग गया, तो यहां पर A बार आ गया। ये B है, नॉट गेट आया, ये बड़ा आपका A बार आ गया। फिर आपके पास एक नॉर गेट आ गया। क्या आ गया? नॉर गेट। बेटा नॉर गेट पता नहीं क्या करता है कि और का जो रिजल्ट होता है ना उसको उल्टा कर देता है। जैसे A बार और B बार का और था ना, उसका भी रिजल्ट उल्टा कर देगा। ये हमारा Y है। तो रिजल्टेंट क्या होगा? वैसे इसके सीधे रिजल्ट्स भी होते हैं जो आप याद भी कर सकते हो, बट हम इसको ट्रुथ टेबल बनाकर बड़े आराम से सॉल्व भी कर सकते हैं। कोई ऐसा बहुत भारी काम ऐसा है नहीं। सुनना, मैं यहाँ पर A लिखूंगा, यहाँ B लिखूंगा, यहाँ A बार लिखूंगा, यहाँ B बार लिखूंगा, और यहाँ पर A बार और B बार को मैं और कर दूंगा, और फिर लास्ट में A बार और B बार का जो और था उसका ऑपोजिट नोट कर दूंगा। करते हैं बेटा। सीधे रिजल्ट्स भी अगर याद करना चाहो तो बेटा याद कर सकते हो, बाकी बेटा मैं तो निकाल लेता हूँ। जैसे 0 0 0 1 1 0 1, ठीक है। 0 का उल्टा 1 1, 0 का उल्टा 1।
0 का उल्टा 1, 1 का उल्टा 0, 1 का उल्टा 0, 0 का उल्टा 1, ये वाला 0 0। इन दोनों का और करना है, और भी तुम जानते हो दोनों में से एक भी 1 हो गया तो आपका रिजल्ट 1 हो जाएगा। 1 1 1 0, ये उसका उल्टा कर देगा 0 0 0 1, 0 0 0 1, बेटा 0 0 0 1 0, मतलब ये आपका एक तरीके से इनपुट है और ये बड़ा आपका फाइनल रिजल्ट है। सोचो, ये इनपुट है और ये फाइनल रिजल्ट है। ये किसी सिंपल से किसी लॉजिक गेट का हुआ करता था क्या? आप बोलोगे हाँ सर हुआ करता था। एंड गेट का जो एंड गेट था वो ये तो करता था कि एंड गेट जो था ना वो 0 0 होगा तब भी 0 होगा, 0 1 होगा तब भी 0 होगा, 1 और 0 होगा तब भी 0 होगा, दोनों 1 होंगे तब जाके वो 1 होगा। तो ये कुल मिलाकर सारा का सारा गेट किसकी तरह काम कर रहा है? एंड गेट की तरह काम कर रहा है। तो आप ऐसा कह सकते हो कि दिस इज इक्विवेलेंट टू एंड गेट। ठीक है, दिस इज इक्विवेलेंट टू एंड गेट। आगे चले, एक बड़ा ऐसा ही टफ सा सवाल और है। मैं तो लॉजिक से करता हूँ बेटा, मेरे को तो ऐसे याद बात तो रहता नहीं, तो मैं तो लॉजिक से सारे आंसर निकालने की कोशिश करता हूँ। बेटा फिर से लॉजिक गेट पर एक सवाल और आगे सुनिएगा। ये बड़ा आपके पास नैंड गेट है, ये नैंड गेट है, नैंड गेट है। या आगे गोला नहीं लगा रखा होता ना तो एंड था, आगे गोला लगा दिया तो नैंड हो गया। नैंड में क्या होता है, जो एंड का रिजल्ट होता है उसको जस्ट उल्टा कर देते हैं। ठीक है, देख लें, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ध्यान से देखो, ये वाला जो एंड गेट है ना, इसमें दोनों इनपुट ए है। इधर से भी इनपुट ए आ रहा है और इधर से भी इनपुट ए आ रहा है। ठीक है, बनाते बेटा, करते हैं, सब कर लेंगे। यहां पर ए की एंट्रीज लिखते हैं, यहां पर बी की एंट्रीज लिखते हैं। बड़ा कई लोग तो ऐसे रिजल्ट्स याद भी रख होते हैं, उनसे भी आंसर आ जाते हैं, बट मैं तो बड़ा ठीक है पूरा ही ढंग से सॉल्व करता हूं। ये कहां पहुंच गया? हाँ बेटा, इधर से भी ए आ रहा है, इधर से भी आ रहा है। ए एंड बी का बार, ए ए ए एंड ए, दोनों बेटा ए है, ए एंड ए का बार। ठीक है, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ए एंड ए का बार, बड़ा 0 0, अरे क्या 0 0 0 1 1 0 1 1। एंड समझते हो ना, 0 और 0 का एंड 0, 0 और 0 का एंड 0, उसका बार हो गया 1। दोनों एंट्रीज ए है बेटा, 0 और 0 का एंड 0, उसका उल्टा 1। 1 और 1 का एंड 1, उसका उल्टा 0। 1 और 1 का एंड 1, उसका उल्टा 0। ठीक है, इधर से बी आ रहा है, बी आ रहा है, बी आ रहा है, बी आ रहा है। ये बेटा इसका और बी का एंड किया और फिर उसको उल्टा कर देंगे। मतलब इन दोनों का एंड करो और उसका उल्टा कर दो। करता हूं, इन दोनों का उल्टा करना बेटा। इन दोनों का एंड करूंगा और फिर उल्टा कर दूंगा। दोनों अगर 0 है और 1 है तो एंड तो क्या होगा 0, उसका उल्टा क्या हो जाएगा 1। दोनों 1 है तो उनका एंड क्या होगा 1, उसका उल्टा क्या हो जाएगा 0। दोनों 0 है तो उसका एंड क्या होगा 0, उसका उल्टा क्या हो जाएगा 1। एक 1 है और 0 है तो उनका एंड क्या होगा 0, उसका उल्टा क्या हो जाएगा 1। ये भी हो गया। अब इधर से बी आ रहा है, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इधर से तो आपका ये आ रहा है, ठीक है,
इधर से आपका बी आ रहा है, उनका नेंड करना है, तो पहले एंड किया फिर उल्टा किया। इन दोनों को ध्यान देना, इन दोनों पर ध्यान देना, इन दोनों का एंड करके उल्टा करना है। 0 और 1, 0, ये तो इन दोनों का एंड क्या होगा 0, उसका उल्टा क्या होगा 1। इन दोनों का एंड क्या होगा 0, उसका उल्टा क्या होगा 1। इन दोनों का बड़ा क्या निकालना होगा एंड, इन दोनों का एंड बेटा क्या होगा 0, उसका उल्टा क्या होगा 1। 1 और 1 का एंड क्या होगा 0, उसका उल्टा क्या होगा, सॉरी 1 एंड 1 का एंड क्या होगा 1, उसका उल्टा क्या होगा 0। 1 1 1 0, ये हमारे इनपुट है और ये हमारा फाइनल आउटपुट है y है। बेटा क्या ऐसा कोई सिंपल लॉजिक गेट है इनमें से जो ये वाला रिजल्ट देता हो? आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल, नैंड गेट देता है। नैंड गेट 0 और 0 का 1 देता है, 0 और 1 का भी 1 देता है, 1 और 0 का 1 देता है और 1 और 1 का 0 देता है। तो इसका मतलब सारा का सारा जो अरेंजमेंट है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, नैंड गेट की तरह बिहेव कर रहा है। आई रियली होप बेटा ये एंड और वाला मामला आपको याद ही है। दोनों और में क्या होता है, दोनों में से एक भी 1 हुआ तो रिजल्टेंट 1 होगा। एंड में क्या होगा कि दोनों 1 होंगे तब जाके आपका रिजल्टेंट 1 होगा। और नॉर और नैंड में क्या होता है कि जस्ट उल्टे कर देते हैं अपन, कि और वाले सारे रिजल्ट को उल्टे कर दोगे तो नॉर बन जाएगा, और एंड वाले रिजल्ट को सबको उल्टा कर दोगे तो नैंड बन जाएगा। ठीक है, तो धीरे धीरे अपन लॉजिक से सारा का सारा काम सोच सकते हैं। आगे चलते हैं बच्चों, एक और बढ़िया सा सवाल। द सर्किट शोन इज इक्विवेलेंट टू, जो नीचे वाला सर्किट है वो बेटा कैसा है, एक स्विच, ये बैटरी, बेटा ये बल्ब। इसे मान लो बेटा आपका ए, इसे मान लो आपका बी, और ये आपका रिजल्टेंट मान लो बेटा बल्ब जो है ये है वाई। ठीक है, सोचते हैं बेटा। ए बी वाई, इसको ऑफ रखा, इसको ऑफ रखा तो 0 0, इसको ऑफ रखा, इसको ऑफ रखा तो सारा करंट बल्ब में से गुजरेगा और बल्ब कर जाएगा ग्लो कर जाएगा, मतलब 1। इसको ऑन कर दिया, इसको ऑफ ही रखा तो सारा करंट यूं चला जाएगा, बल्ब रह जाएगा डार्क, ग्लो ही नहीं करेगा, तो 0 लिख दिया। इसको ओपन रखा, इसको क्लोज किया, तब सारा का सारा करंट यूं निकल जाएगा, बल्ब बेटा आपका तब भी काम नहीं करेगा, तो 0। आगे चले बेटा, इसको भी ऑन कर दिया, इसको भी ऑन कर दिया, तो सारा का सारा करंट यूं निकल जाएगा, यहां से कोई करंट नहीं जाएगा। तुम तो जानते बेटा ये क्या है, मतलब आइडिया है बेटा इस बात का कि ये आपके पास क्या है। 0 और 0 1 हो, 1 और 0 0 हो, 0 और 1 बेटा आपका 0 हो, और 1 और 1 आपका 0। ये तो नोर हो गया बेटा, क्या हो गया नोर। और में क्या होता है, और में क्या होता है कि दोनों में से एक भी हो गया 1 तो ये 1 आ जाएंगे, दोनों 0 होंगे, सिर्फ उस केस में 0 होंगे। ये जस्ट उसका उल्टा है। और में क्या होता है 0 0 0 1 सॉरी उल्टा बोल दिया, बट और में क्या होता है 0 1 1 1, ये उसका उल्टा है 1 0 0 0। तो ये बेटा आपका नोर गेट हो गया। ठीक है, बेसिक बेटा सारे गेट के रिजल्ट आपको याद होंगे भी। आगे चलिए बच्चों, सिंपल सा ही बड़ा ऐसे थ्योरेटिकल सा ही सवाल। बड़ा फॉरबिडन एनर्जी गैप कंडक्टर में, सेमीकंडक्टर में और इंसुलेटर में Eg1, Eg2 और Eg3 दे रखी है, कौन सी ज्यादा होगी कौन सी कम होगी। फॉरबिडन एनर्जी गैप इंसुलेटर में सबसे ज्यादा होगी और कंडक्टर में सबसे कम होगी, तो Eg3 सबसे बड़ा होगा, Eg1 सबसे छोटा होगा। बड़ा मेरे ख्याल से बी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन। मुझसे अगला सवाल पूछ रखा है, एन टाइप सेमीकंडक्टर जो है वो कैसा चार्ज होगा। अब बहुत सारे बच्चा जो दिमाग नहीं लगाएगा ना वो बोलेगा सर नेगेटिवली चार्ज होगा। एन टाइप सेमीकंडक्टर से पक्की बात है कि नेगेटिवली चार्ज होगा, नहीं, थ्योरी में सिखा रखा है मैंने आपको। एन टाइप सेमीकंडक्टर आपका न्यूट्रल होगा। सर क्यों, देख बेटा, सिलिकॉन 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 सिलिकॉन। ठीक है, अगर मैं एन टाइप डोपिंग करता हूं तो मैं एक फोस्फोरस को उठाकर सिलिकॉन की जगह रख दूंगा। पूरे फोस्फोरस को
सिलिकॉन के एटम की जगह फास्फोरस का एटम लगा दूंगा, और सिलिकॉन की जगह अगर मैं फास्फोरस का अगर एटम लगा दूंगा तो फास्फोरस के पास तो जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन है। तो जो फास्फोरस सिलिकॉन को रिप्लेस कर रहा है उसके पास ऐसा थोड़ी है कि नेट कोई चार्ज है, जितने उसके पास प्रोटॉन है उतने उसके पास इलेक्ट्रॉन है। हां, उसके पास सिलिकॉन के मुकाबले एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और वो इलेक्ट्रॉन ऐसे बाहर मस्ती करता रहता है, तो हम बोलते हैं कि अचानक से Ne की जो वैल्यू है वो बहुत 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 ज्यादा हो गई है। इससे बच्चों को फील आती है कि सर देखो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ तो गए। अरे इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के मुकाबले एक इलेक्ट्रॉन इसमें ज्यादा है। फास्फोरस का जो न्यूक्लियस है उसके पास एक प्रोटॉन भी तो ज्यादा है, तो नेट चार्ज तो पूरे पूरे सिस्टम का जितना पहले था उतना बाद में है। हाँ, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या जरूर बढ़ गई है। तो आप जब सिलिकॉन को फास्फोरस से रिप्लेस करते हो तो फास्फोरस तो न्यूट्रल ही है ना, फास्फोरस का जो एटम है वो तो न्यूट्रल ही है। हाँ, उसके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। वो फ्री इलेक्ट्रॉन अगर एक्स्ट्रा है तो उस फास्फोरस के न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन भी तो एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो कई बच्चा क्या सोचता है कि सर नेगेटिव चार्ज होगा। अरे पगलू, नेगेटिव चार्ज नहीं होगा, बल्कि ये आपका न्यूट्रल होगा। ठीक है, याद रखना पड़ेगा इस बात को। आगे चलते हैं, आगे चलें। नेक्स्ट इज बड़ा ऐसा ही लॉजिक गेट का सवाल हो रहा है, कर लेंगे यहाँ। वो बेसिक 3-4 जो लॉजिक गेट है वो याद रहना चाहिए, बाकी तो ठीक है, बड़ा सिंपल सिंपल लॉजिक से सारे आंसर निकल जाते हैं। कहाँ कौन सी दिक्कत आती है। देखते हैं ना क्या क्या रखा है। चलिए, ए बी सी बड़ा कुछ ना कुछ दे रखे हैं। सबसे पहले तो बड़ा ये और का नॉर, ये बड़ा एक तरीके से ए और बी का नॉर कर दिया है। ठीक है, मैं यहां ए, यहां बी, यहां सी, ए और बी का नॉट कर दिया है। ठीक है, फिर सी आया, एक तरफ से ये आया, एक तरफ से सी आया, इन दोनों का जो एंड था उसका नॉट कर दिया, मतलब नैंड कर दिया। ये नैंड गेट है। करें, चलिए, ए बी सी तीनों जीरो, ए बी जीरो, बी बी जीरो, सी बी जीरो। ये नॉर कर रहा है ए और बी का। ए बी जीरो, बी बी जीरो, तो इनका और भी जीरो, उसका नॉर करना है, मैं नॉर करना है थोड़ा 1। ठीक है, फिर मुझे 0 का और 1 का, इन दोनों का एंड करना है। 0 और 1 का एंड तो 0 होगा, सर एंड नहीं करना, नैंड करना है, तो 1 हो जाएगा। 0 और 1 का एंड तो 0 ही होगा, देन उसके बाद मुझे नैंड करना है, तो 1 आ जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या है, ए और बी दोनों 1 है, ए बी 1, बी बी 1, सी आपका 0। ए और बी करना है, कर देंगे। ए और बी किया, 1 और 1 का और किया, तो क्या आया, 1 आया। 1 का उल्टा करना है तो 0 आ जाएगा। अब मुझे इन दोनों का नैंड करना है, नैंड करना है, पहले एंड कर लो। 0 और 0 का एंड क्या होगा, 0, तो नैंड कितना होगा, 1। बड़ा मुझसे पूछ रहे थे लॉजिक और स्टेट ऑफ आउटपुट ऑफ डी आर, बट आउटपुट क्या होंगे, पहले वाले केस में 1, दूसरे वाले केस में 1, दोनों केस में 1 1 होंगे। डी बड़ा आपका आंसर, डी आपका। बेसिक वाले याद रहते हैं तो बाकी तो निकाल लेते हैं। ठीक है, बेसिक बेसिक याद रखो, बाकी बड़ा सारे निकल जाते हैं। नेक्स्ट इज आसान सा सवाल बेटा, सुनिए। इन द सर्किट गिवन बिलो द वैल्यू ऑफ करंट, बड़ा करंट की वैल्यू पूछिए। बेटा ये 4 वोल्ट, ये 1 वोल्ट, ये पीएन जंक्शन, पीएन जंक्शन के साथ कोई वोल्टेज लिखा हुआ नहीं है, तो मैं तो आइडियल मानूंगा बेटा। फिर तो या तो डायोड के साथ कोई वोल्टेज लिखा होता, 0.5 वोल्ट वगैरह वगैरह, नहीं लिखा होता तो आइडियल मानूंगा। और अगर आइडियल है तो इस तरह के फॉरवर्ड बायसिंग में इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा 0। तो अगर यहाँ का पोटेंशियल 4 वोल्ट तो यहाँ का पोटेंशियल भी 4 वोल्ट, यहाँ का पोटेंशियल 4, यहाँ का पोटेंशियल 1, करंट आएगा रेजिस्टेंस में ऐसे।
और करंट की वैल्यू होगी 4 माइनस 0 अपॉन 300। बेटा कितना 10 मिली एम्पियर आएगा या फिर 10⁻⁻² एम्पियर। बड़ा बी आंसर, बी आंसर। इधर हायर पोटेंशियल होता, इधर लोअर पोटेंशियल होता, बड़ा फिर कोई करंट आता ही नहीं, फिर आपका जो पीएन जंक्शन है वो एक तरीके से रिवर्स बायस की तरह काम करता। एक बात और, मान लो इसी पीएन जंक्शन के साथ ये लिखा होता 0.5 वोल्ट, फिर यहाँ का पोटेंशियल अगर 4 लेते तो यहाँ का पोटेंशियल 4 नहीं लेते, फिर बड़ा 4 माइनस 3.5 लेते। ठीक है, 4 माइनस 0.5 मतलब 3.5 लेते। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। ऐसा ही एक और सवाल सुनिएगा। द करंट थ्रू आइडियल पीएन जंक्शन, बेटा जो पीएन जंक्शन है ये आइडियल है। ठीक है, पूछा है कितना आएगा, निकालते हैं। ये अर्थिंग कर रखी है तो यहां का पोटेंशियल 0, यहां से यहां 1 वोल्ट बढ़ा, ये 0, यहां से यहां बड़ा 2 वोल्ट, ये 2 वोल्ट, ये 1 वोल्ट करंट आना चाहेगा। ऐसे करंट जब यूं आना चाहेगा तो ये जो पीएन जंक्शन है जो कि आइडियल है ये तो रिवर्स बायस्ड हो गया, और अगर रिवर्स बायस हो गया तो ये तो एक तरीके से ब्रोकन वायर की तरह बिहेव करेगा, या फिर ऐसे कह दे कि इनफाइनाइट रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा। तो ऑब्वियस बात है कि आपके सर्किट में करंट की वैल्यू आएगी 0। करंट आएगा कितना, 0। चलिए बच्चों, अगला सवाल अच्छा सा ही सवाल है बेटा। हालांकि इसका फॉर्मूला मैं आपको डायरेक्ट लिखा चुका हूं, ये फॉर्मूला बिल्कुल याद रहना चाहिए। अल्फा मुझे दे रखा है 0.98 एंड द करंट थ्रू एमीटर मुझे दे रखा है 20 मिली एम्पियर। द वैल्यू ऑफ बीटा इज, इसकी तो जरूरत ही नहीं है, इसकी तो जरूरत ही नहीं, बीटा तो ऐसे निकल जाएगा। बीटा मैंने आपको शायद याद कराया होगा बेटा, अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, सीधे रखते हैं आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसकी जरूरत ही नहीं। अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, अल्फा है 0.98 अपॉन 1 माइनस 0.98, बड़ा 0.02 आ गया, तो बड़ा बीटा की वैल्यू हो गई 49। अगर ये आपको याद नहीं है तो मैं हल्का सा याद करा दूं बेटा आपको। मुझे पता है कि आई सी प्लस आई बी इज इक्वल्स टू आई ई, पूरी इक्वेशन को आई सी से डिवाइड कर दो तो मेरे पास आ गया 1 प्लस आई बी अपॉन आई सी इज इक्वल्स टू आई ई अपॉन आई सी। बेस करंट अपॉन कलेक्टर करंट जो है ये 1 अपॉन बीटा है, एमिटर करंट अपॉन कलेक्टर करंट जो है ये बड़ा 1 अपॉन अल्फा है। मेरे पास आ गया है बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा। बीटा दे रखा हूं तो अल्फा ऐसे निकाल सकते हो, या फिर बड़ा ऐसे दूं 1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अल्फा, सॉरी 1 अपॉन बीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अल्फा माइनस 1, दैट इज 1 माइनस अल्फा अपॉन अल्फा। तो बीटा की वैल्यू जाएगी अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। दोनों फॉर्मूले याद रखने की जरूरत नहीं, दोनों में से कोई सा एक याद कर लो, बड़ा दूसरा तो अपने आप में निकाल लेंगे। ठीक है, ठीक है, आगे चलते बेटा। अगला सवाल, फॉर ए ट्रांजिस्टर अल्फा की वैल्यू दे रखी है 0.9 और मुझसे बीटा की वैल्यू पूछी है। ये थोड़ा रिपीटेटिव ही हो गया, मुझसे बीटा की अगर वैल्यू पूछी है दैट इज अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, दैट इज 1 अपॉन, थोड़ा 1 नहीं ऊपर तो अल्फा आएगा ना, 0.9 अपॉन 1 माइनस 0.9, दैट इज 0.9 अपॉन 0.1, बट दैट कम्स आउट टू बी 9। ठीक है, एक और सवाल बेटा। इन द अरेंजमेंट शोन इन फिगर द करंट थ्रू डायोड, बेटा डायोड में से कितना करंट आएगा सोचते हैं बेटा। कुछ नहीं बोल रहा तो डायोड बेटा मैं तो आइडियल मानूंगा। यहां का पोटेंशियल 0, सो बेटा यहां का पोटेंशियल 1 वोल्ट, यहाँ का पोटेंशियल 2 वोल्ट, ये हायर पोटेंशियल ये लोअर पोटेंशियल, तो करंट जाना चाहेगा ऐसे। करंट जब यूं जाना चाहेगा तो ये आपका जो पीएन जंक्शन है ये तो रिवर्स बायस हो गया बेटा, ये एन वाला हायर पोटेंशियल से पी वाला लोअर पोटेंशियल पे। रिवर्स बायस में तुम लोग जानते हो कि हमारा जो पीएन जंक्शन है वो इस तरह से ब्रोकन वायर की तरह बिहेव करता है, या फिर दूसरे शब्दों में कहूँ तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करता है। तो ऑब्वियस बात है कि सर्किट में हमारा जो करंट है वो 0 आ जाएगा, किसी प्रकार का कोई करंट नहीं बहेगा। आगे चलिए बेटा, नेक्स्ट इज बेटा कॉमन बेस ऑफ मोड ऑफ ट्रांजिस्टर। बेटा ठीक है, द कलेक्टर करंट इज दिस मच फॉर एन एमिटर करंट ऑफ दिस मच, कोई दिक्कत नहीं बेटा। द वैल्यू ऑफ बेस करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर निकाल देंगे।
बड़ा मेरे पास ये कोई जुगाड़ इस तरह का कॉमन बेस है, बड़ा बेस करंट ऐसे, कलेक्टर करंट ऐसे, तो एमिटर करंट ऐसे, बेस बड़ा कॉमन है, ठीक है। कलेक्टर करंट की जो वैल्यू है वो है 5.488 एम्पियर और एमिटर करंट है आपका 5.600 एम्पियर। मुझे पता है कि दिस प्लस दिस इक्वल्स टू दिस, तो मेरे पास बेस करंट की वैल्यू आ गई 5.600 माइनस 5.488 एम्पियर। बड़ा मेरे ख्याल से तो बेस करंट ही आ गया, सॉरी 2 नहीं, बड़ा ये आ गया होगा। मुझसे क्या पूछा है, मुझे द वैल्यू ऑफ बेस करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर। बड़ा बेस करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर इज ऑफ कोर्स IC अपॉन IB। IC कितना है, IC है 5.488 अपॉन 0.112, दैट इज 5488 अपॉन बड़ा 112। बड़ा देखना कितना आता है, मेरे ख्याल से बड़ा एग्जैक्टली शायद 49 आ गया होगा, है ना, एक बार चेक कर लेना, ठीक। बढ़िया आपका 49। इसी सवाल में अगर मुझसे पूछ लेते कि अल्फा क्या होगा, तो हम बोलते कि दैट इज IC अपॉन IE, दैट वुड हैव बीन 5488 अपॉन 5600 अगर अल्फा पूछते तो, ठीक है। तो ऐसे हम अल्फा बीटा बड़े आराम से सारा काम कर सकते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों, समझ गए होंगे। चलिए अगले क्लास में अपन लोग शायद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और कम्युनिकेशन सिस्टम पढ़ते हैं।